नमस्कार साथियों। TT2 का हमारा ये नवी वीडियो है। तो देर न करते हुए चलते हैं सीधे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पहले प्रश्न। प्रश्न नंबर 41। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। बिल्कुल सही बात है, भिन्न होती है, किंतु यह किस नमूने का अनुगमन करती है? तो पहला ऑप्शन है कि एड़ी से चोटी की ओर। तो एड़ी से चोटी की ओर तो क्या होता है साथी, ये तो एड़ी से चोटी की ओर नहीं होती, चोटी से एड़ी की ओर होती है ना। तो ये तो हमारा गलत हो गया। और उसके बाद कह रहा है विकास की गति अव्यवस्थित होती है, तो अव्यवस्थित नहीं होती, बिल्कुल ये व्यवस्थित गति है। और अप्रत्याशित यानी कि अचानक होने वाली गति नहीं है ये। तो जो अब आया हमारा क्रमबद्ध और व्यवस्थित, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है ना। क्योंकि मानव विकास जो होता है हमेशा एक निश्चित नियम और क्रम के अनुसार होता है। निश्चित उसमें नियम भी होता है और क्रम भी होता है। और मानो जैसे कि कोई बच्चा है, बच्चा चलने से पहले क्या होता है, बैठना सीखता है। ठीक है, बैठने के बाद घुटनों के बल चलना सीखता है। घुटनों के चलने के बाद फिर जाकर के वो खड़े होकर चलना सीखता है। पर ऐसा कभी नहीं होता कि जो है वो बैठे नहीं, बैठने का क्रम ना हो, उसके बाद घुटनों पे चलने का क्रम ना हो और वो सीधे दौड़ने लगे। तो ऐसा कभी नहीं होता किसी बच्चे के साथ ना। तो ये क्या है, एक मतलब क्रमबद्ध व्यवस्था है विकास की गति। ठीक। और ये क्रम जो है सबके लिए समान और व्यवस्थित होता है। तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी हम देख रहे हैं कि जो है एड़ी से चोटी पे व्यवस्था, ये तो कही दिया हमने, नहीं होता करके ना। तो वो आंसर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की स्याही धब्बा परीक्षण किसके द्वारा विकसित की गई? तो जो स्याही, यह हमारा स्याही धब्बा परीक्षण है साथियों। इसे जो है रोरशाह स्याही धब्बा परीक्षण भी कहा जाता है ना। रोरशाह स्याही धब्बा परीक्षण। रोरशाह स्याही धब्बा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरमन रोरशाह हैं इसके, हरमन रोरशाह। ठीक है। तो उन्होंने इस तकनीक का विकास किया था, किसका, स्याही धब्बा परीक्षण का। तो क्या नाम कहते हैं, अब ये तो इनने वो किया था। अब मरियम मॉर्गन को देखें तो जो मरियम मॉर्गन थे इन्होंने आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किया था ना। टी कहते हैं, टीईटी टेस्ट, आपने बीएड के दौरान सुना भी होगा। तो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता था। और उसके बाद अगर हम हरमन रोल्स हो गया हमारा, लियोपोल्ड बेलक की बात करें तो इन्होंने जो है चिल्ड्रन चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट, जिसे कैट कहते हैं, वो तो टेट था, ये कैट है। तो इसका जो है विकास में मतलब इनने इसका क्या किया, विकास किया समझ लीजिए। उसके बाद कैटल की अगर बात करें तो इन्होंने जो है व्यक्तित्व मापन के लिए 16 पर्सनैलिटी फैक्टर ना, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर बनाए, फैक्टर की क्या बनाए, क्वेश्चनर तैयार की, क्वेश्चनर तैयार किया, प्रश्नावली जो होती है वो तैयार की, और उससे उसके अकॉर्डिंग जो है व्यक्तित्व मापन के का पता लगाते हैं। तो हमारा फिलहाल जो आंसर है हरमन रोल्स है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किशोरावस्था में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संवेगों की तीव्रता सबसे अधिक पाई जाती है? खिलौने के प्रति आकर्षण? नहीं, खिलौने के प्रति आकर्षण तो बचपन में यानी कि शैशवावस्था में होती है। ठीक है, बाल्यावस्था में। और अब आया कामुकता, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की तीव्र भावना। ये जो है किशोरावस्था की मुख्य पहचान है साथियों, है ना। जो किशोरावस्था होती है मतलब एडोलेसेंस, तो इस ये जीवन का वो चरण है जिसमें जो है क्या होता है, शारीरिक मतलब पहले भी बात हो चुकी है हमारी इन पर कि फिजिकल जो होती है और मेंटल मेंटल और जो हार्मोनल चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंज ना, ये इसी एज में बहुत ज़्यादा तेज़ी से होते हैं। तो इस अवस्था में किशोरों में कामुकता के प्रति भी जागरूकता बढ़ती है। ठीक है। हम्म, उसके बाद जो है आपका मतलब जो है अपने आत्मसम्मान के लिए जो है वो लोग आत्मसम्मान की परवाह करना शुरू कर देते हैं। किशोरावस्था में संवेदनशील हो जाते हैं मतलब, और परिवार में अलग
अपनी एक पहचान बनाने की, उनकी अलग पहचान बनाने की एक इच्छा होती है, ठीक है, और स्वतंत्र रहने की। केवल अपने साथी लोग जो है उन्हें अच्छे लगते हैं, अपने हम उम्र के बच्चे वही वो अच्छे लगते हैं, बाकी से उनका थोड़ा सा दूरी बढ़ जाती है इस एज में, ठीक। तो ये था हमारा आपका तीसरा ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट आंसर साथियों, है ना। तो 44वां प्रश्न है साथियों हमारा कि शिक्षण सामग्रियों के संदर्भ में प्रसिद्ध अनुभव का शंकु मॉडल यानी कि कोन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया था, है ना। तो जो अनुभव का शंकु था ना साथियों, वो एक मॉडल जो था एक अमेरिकी शिक्षाविद थे, एडगर डेल, है ना, इनके द्वारा दिया गया था। ये मॉडल क्या दर्शाता है कि लोग जो देखते हैं, सुनते हैं और करते हैं ना, तो उसका कितना प्रतिशत उनको याद रह पाता है। मतलब ये लगा लीजिए कि ये है एक आपका एडगर डेल का अनुभव का शंकु, ठीक है। ये इधर घटते क्रम से बढ़ते क्रम में आ रहा है। तो जो सबसे पहले आता है शाब्दिक प्रतीक, है ना। शाब्दिक प्रतीक, जो शाब्दिक प्रतीक या शाब्दिक सिंबल हैं, शब्दों के सिंबल, ठीक है, यानी कि केवल पढ़ना या सुनना, तो इससे जो बच्चे जो होता है वो 10% ही जो है लोग याद रख पाते हैं, ठीक। दूसरा आता है दृश्य प्रतीक। अब ये दृश्य प्रतीक जो है, दृश्य प्रतीक, दृश्य सिंबल क्या हो सकते हैं, जैसे कि कोई चार्ट देखना, कोई रेखा चित्र देखना, है ना, तस्वीरें देखना, तो ये जो है 30% तक लोगों को याद रहता है, ठीक। उसके बाद अगर बात करें श्रव्य दृश्य, ठीक है, श्रव्य दृश्य मतलब आपका श्रव्य दृश्य को कहते हैं ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। तो जैसे कि वीडियो हो गई, फिल्में हो गई, ये जो है 50% याद रह सकती हैं, ठीक। इसी तरीके से वास्तविक अनुभव, जो मतलब रियल एक्सपीरियंस है कि स्वयं किसी नाटक में भाग ले लेना, ठीक है, या वास्तविक कार्य को खुद करना या खुद मूवी बनाना, तो इसमें जो है 90% का याद रहता है। आप लोगों ने खुद देखा होगा जिसमें आपका इंटरफेरेंस रहता है, तो वहाँ पर वो चीज़ें आपको 90% याद रहती होंगी। तो यही जो है इसका आपका एडगर डेल का जो है अनुभव का शंकु मॉडल था साथियों, ठीक है। बाकी फ्रॉबेल ने क्या किया था, फ्रॉबेल ने आपका पहले वीडियो में बताया था कि किंडरगार्टन पद्धति का आविष्कार किया था ना। इसमें जो है खेल खेल में बच्चों को जो है सीखने के माध्यम से बच्चों को विकास पर बल दिया जाता है 3 से 6 वर्ष के, है ना। तो ये उसमें था। और अगर बात करते हैं हम आर्मस्ट्रॉन्ग की, तो इन्होंने ह्यूरिस्टिक विधि जो है ईजाद की थी, ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक। ह्यूरिस्टिक विधि जिसे खोज विधि भी कहते हैं, है ना। तो वो हो गया। और छात्र जो है उसमें स्वयं को मतलब स्वयं कुछ करके खुद खोजता है, लर्न बाय डूइंग की तरह से, मतलब जो। और उसके बाद जो किलपैट्रिक है, तो किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का ईजाद की थी, प्रोजेक्ट विधि ईजाद की थी, प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी लर्निंग बाय डूइंग पर ही आधारित है। बस ये है कि वो जो है उसमें स्वयं ही खोजकर्ता बन जाता था, इसमें खोजकर्ता वो खुद करके सीख रहा होता है, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा को कैसी प्रक्रिया माना गया है। तो जॉन एडम्स के अनुसार साथियों क्या है कि जॉन एडम्स, ये जो जॉन एडम्स है, इनकी पुस्तक का नाम था इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल, एजुकेशनल थ्योरी, ठीक है, थ्योरी, ये था इनकी किताब का नाम, ठीक। इसमें इन्होंने बताया कि शिक्षा क्या है, एजुकेशन जो है इज अ टू पोल प्रोसेस, टू पोल प्रोसेस, नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। ये जैसे कि जो है समझ लीजिए हमारे ये जो पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी के 2 पोल होते हैं ना, 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। सेम ऐसे यहाँ पर एक टीचर है, इसका एक पोल, और दूसरा है
स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि दो ही ध्रुव हैं इनके, इनका कहने का जॉन एडम्स के अनुसार दो ध्रुव हैं शिक्षा के, एक तरफ छात्र है एक तरफ शिक्षक है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये त्रिध्रुवी, त्रिध्रुवी ध्रुवी जो आ रखा है, देखिए त्रिध्रुवी ये बना बाद में, जॉन डीवी ने बनाया था इसे, है ना, जॉन डीवी ने। तो अब जो है यहाँ पर पूछा गया था जॉन एडम्स का, तो हमने बताया कि जॉन एडम्स ने द्विध्रुवीय प्रक्रिया बनाई, तो आंसर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब हिंदी भाषा से। इसमें एक 40वां प्रश्न है, वर्णों के व्यवस्थित और इस सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं साथियों? पहला शब्द, वाक्य, वर्णमाला या लिपि। देखने से प्रथम दृष्टया हम क्या लग रहा है हमें कि वर्णमाला ही है ना। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। व्यवस्थित समूह क्या कहता है? वर्णमाला। और यहीं तक ये सही है ना, वर्णमाला। जहाँ पर आ जा रही है बात सार्थक समूह, क्योंकि अगर हम वर्णमाला में क ले लें तो किसी का मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकल रहा है ना। क क्या है? केवल एक वर्ण है उससे कुछ नहीं, है ना। जब शब्द उस पर जुड़ेगा, जैसे प है, प एक शब्द है, इस पर वो फिर नो, तीन वर्ण जुड़ गए, तब जाकर के पवन बना, और एक सार्थक, जो हम कह रहे हैं सार्थक समूह, इसका वो बना। तो समूह मतलब एक साथ इकट्ठे हुए, जैसे क म ल, तीन तीन वर्ण एक साथ इकट्ठे, ये समूह बन गया, ठीक है। और इनका अर्थ भी निकल रहा है, कमल, यानी कि एक फूल, है ना। तो फूल निकल रहा, तो यानी कि क्या है वो, सार्थक समूह है। तो इसका वर्णमाला न होकर के साथ शब्द रहेगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सही संधि विच्छेद दिग धन गज नहीं होता था साथियों। आपने देखा होगा दिग धन गज होता है, दिग धन गज। होता क्या है कि जब हम किसी वर्ग के पहले अक्षर, जैसे क वर्ग है हमारा, ठीक है, क के बाद हमारा च वर्ग आता है, च वर्ग के बाद त थ द ध न प न आता है, फिर प प प भ म, ये वर्ग आते हैं हमारे, ठीक है। तो इनका जो पहला अक्षर है, जैसे यहाँ हमारा पहला अक्षर यार्क है, ठीक है। तो इनके बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर आ जाए, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा, जैसे हमने दिक, क है पहला, ठीक। तो दिक, और उसके बाद क्या है, तीसरा अक्षर आ गया है गौ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है दिक, इसका बन जाएगा आधा गौ। क्या बन जाएगा? आधा गौ। ये क जो है हलत, आधा क जो है ये चेंज इनटू ग, आधा ग में चेंज हो जाएगा, ठीक। तो और बाकी दिक्कत, ये तो गलत वैसे ही हो गया, हो गया ये भी ठीक था, पर दिक एक तो बड़ा दिक है, तो बदल नहीं सकता, ठीक है। दूसरा क पर हलंत नहीं है, ठीक, तो वो भी गड़बड़ है, इसलिए तो गलत है, बाकी गलत है ही, ये सही उत्तर है। ये जो है साथियों आपका क्या नाम कहते हैं, व्यंजन संधि में बदलता है ये। क्या होता है? व्यंजन संधि के अनुसार ऐसा होता है कि जब ये क होता है, क बदल जाता है आधा क में, तो दिग्गज बन गया इसी कारण, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप जैसे पढ़ लिख जा को क्या कहा जाता है? मूल रूप के, मूल रूप जो था रूट फॉर्म ना, किसी भी वर्ग का रूट फॉर्म, उसको हम धातु कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? धातु। संस्कृत में आपने कई बार सुना होगा गम धातु का या पठ धातु या लिख धातु, ठीक है। तो वो सब क्या होता है? क्रिया, क्रिया का मूल रूप होते हैं धातु। क्या होते हैं? क्रिया के मूल रूप धातु होते हैं। तो अब है क्या, जैसे हमने कहा पढ़, तो पढ़ है, पढ़ क्रिया तब बनेगी जब ना लगेगा इस पर, ठीक है। तो अब बन गई क्रिया, तो उससे पहले क्या थी? ये धातु, ठीक है। तो हमारा आंसर बी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कपूर किस प्रकार का शब्द है ना? तो साथियों कपूर जो है आपका कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। देखो तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं, और जैसे कि तैसे उनको ले लिया गया है, ठीक। तद्भव शब्द वो जो संस्कृत का
संस्कृत से रूप बदल करके ले लिए गए हैं। देशज जो स्थानीय भाषाओं से आए हैं और विदेशी जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, ये तो हमें समझ में आता है। तो जो कपूर है, कपूर को हम कहते हैं संस्कृत में कर्पूर। ठीक है, कर्पूर आपने सुना भी होगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम है ना। तो कर्पूर गौरम माने मतलब कपूर की तरह, कपूर की तरह गौ घोरे या शुद्ध या साफ। ठीक है, तो कपूर यानी कि तद्भव शब्द आ गया। संस्कृत शब्द है कर्पूर, क्या क्या कपूर, तद्भव। आप समझ लेंगे इससे आगे क्या बताऊँ। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, सॉरी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मय निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव है ना। तो विस्मय, विस्मय पहले ये देख लें साथियों। भयानक रस, भयानक रस का रस किसे कहते हैं, रस क्या होता है साथियों, मैंने बताया था एक बार आपको कि आपका जो होता है इसमें भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब स्थायी भाव अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तो जो है वहाँ पर क्या होता है, रस की उत्पत्ति होती है, उसी को रस कहते हैं। और भयानक रस है, तो भयानक रस में क्या भाव, विभाव, अनुभव और संसारी भाव के संयोग से जब भय नामक स्थायी भाव अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तो वहाँ पर भयानक रस होता है। तो इसका स्थायी भाव क्या, भय, है ना। तो अद्भुत रस की बात करें तो भाव, विभाव, अनुभव और संसारी भाव के संयोग से जब विस्मय नामक स्थायी भाव, विस्मय नामक स्थायी भाव अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तो वहां पर कौन सा रस होता है, अद्भुत रस। तो विस्मय किसका हो गया, अद्भुत का उत्तर हो गया साथियों। उत्तर तो हमें मिल गया यहाँ पर। ठीक है, विभत्स रस है, विभत्स रस का जुगुप्सा होता है स्थायी भाव। ठीक है, जुगुप्सा या घृणा कहते हैं, जब अंदर लाशें बाहर लाशें जनपथ पर सड़ती हैं लाशें, आंखें निसंशय दृश्य देख मन जाती घुटती हैं सांसें। तो ये विभत्स रस का उदाहरण है। और शांत रस का होता है आपका क्या नाम होता है, निर्वेद या शांत। ठीक है, अवलौन आसानी, अवलौन से, तो ये सब क्या है, रस है। और विस्मय का हमारा अद्भुत रस होता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो गया साथियों। अब है हमारा इंग्लिश। तो इंग्लिश लैंग्वेज में चलते हैं साथियों। पहला है फाइंड द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। ठीक है, ठीक से पंक्चुएटेड यहाँ जो वाक्य है उसको बताना है। व्हाट क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज हियर, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है पंक्चुएटेड सेंटेंस होगा नहीं। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज, क्या क्या सुंदर दिन है आज। ठीक, इसका अर्थ ये हुआ। तो ये क्या सुंदर दिन है ये मतलब, तो क्वेश्चन मार्क पूछा थोड़ी जा रहा है, बता रहा हूँ तो ये तो गलत हो ही गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज ना। तो यहाँ पर भी क्या है, केवल फुल स्टॉप है ना, फुल स्टॉप है और सिंपल सेंटेंस लिख दिया। ये कुछ इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। सॉरी, मैं हम्म तो इसका कोई अर्थ निकल नहीं रहा साथियों ना। ये हो गया। अब आ रहा है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब यहाँ पर आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है यहाँ पर ना। एक मिनट साथियों, एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पर नहीं आ रहा तो ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटर साइन दिख रहा है आपको। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मस्ट एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। एंड दिस सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और एडमिरेशन। ठीक है, तो बहुत ही इमोशन, भाव भावुकता दिखाते हैं ये। ठीक है, तो दिखा रहा है ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है यहाँ पर। ये हमारा राइट आंसर है साथियों। और वर्ड ब्यूटीफुल डे इट इज़, ये तो कॉमा डी के पास लगा दिया, इट इज़ के बाद फुल स्टॉप लगा दिया, ये वैसे गलत हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, शी इज अ डॉक्टर। ठीक सही वाला प्रश्न टैग जो है यहाँ लगाना है, चुनना है। शी इज अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है, डॉक्टर है ना। तो इज सी कैसे आ जाएगा, इज सी माने कंफ्यूज है, जो आदमी बोल रहा है वो कंफ्यूज है। तो इज सी तो नहीं आएगा। इजेंट शी, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ये डजेंट सी, इसमें क्या आएगा, इसमें इजेंट शी आएगा ना, क्योंकि क्या है, इजेंट शी का अर्थ है सी इज ए डॉक्टर। और जैसे हम कहते हैं वह एक डॉक्टर है ना, पीछे से क्या लगाते हैं, है ना। वो स्कूल गया है ना। मतलब जो है ना हमारा लगता है ना, यानी कि जो चीज़ हम जानते हैं उसके बाद हम है ना लगा देते हैं।
बस वही चीज़ है साथियों यहाँ पर, कि शी इज़ ए डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है ना? तो यहाँ पर इज़न्ट शी आएगा, क्योंकि एक सकारात्मक कथन जो होता है ना आपका, तो सकारात्मक कथन के साथ नकारात्मक टैग लगता है, ठीक? तो अब हमने कहा वो एक डॉक्टर है, पता है डॉक्टर है, तो उसके बाद वो कहेगी है ना, इज़न्ट शी? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट का हमें जो है विपरीत शब्द पता करना चाहती हूँ। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। आशावादी व्यक्ति को ऑप्टिमिस्ट कहते हैं साथी, ठीक? तो आशावादी का निराशावादी होगा। अब इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा, मैंने पहले बोला कि वोकेबुलरी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, तब हम ढूंढ सकते हैं कि किसे क्या कहते हैं। तो इसमें पेसिमिस्ट जो है, पेसिमिस्ट ही निराशावादी होता है, इसका निराशावादी है पेसिमिस्ट, ठीक? आइडियलिस्ट को देखें तो आदर्शवादी, आइडियल से बना आदर्शवादी। रियल से रियलिस्ट बनाया तो यथार्थ, रियल माने यथार्थ या सत्यवादी, ये यथार्थवादी कह सकते हैं। अब नोबलिस्ट माने नोबल से नोबलिस्ट बना, उपन्यासकार तो उपन्यासकार हो गए, ठीक? तो इसका सही उत्तर है पेसिमिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न साथियों, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वह जो है हर समय हर जगह प्रेजेंट रहता है, ठीक? तो उसे क्या कहते हैं? अगर बात करते हैं हम ओमनिसेंट की, तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, ठीक? हर जगह एक समय पर प्रेजेंट रहता है। तो हमारा उत्तर तो सीधे यहीं मिल गया ना, यहाँ मिल गया इसका उत्तर। अब अगर कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, तो जो ओमनी प्रेजेंट होता है साथ है ना, ओमनी प्रेजेंट जो होता है वो, सॉरी, ओमनी प्रेजेंट ही रहता है यहाँ, प्रेजेंट हर जगह है ना, ओमनी प्रेजेंट रहता है हर जगह। ओमनीसेंट जो होता है ये होता है नोइंग एवरीथिंग, नोइंग एवरीथिंग मतलब हर चीज़ जानता है, ठीक? लेकिन ये जो है ओमनी प्रेजेंट, यहाँ भी प्रेजेंट आ गया, प्रेजेंट ये लग गया, ये हर जगह प्रेजेंट रहता है। और अगर बात करते हैं इसका ओमनीपोटेंट की, तो इसमें इसका है कि मतलब हैविंग अनलिमिटेड पावर, हैविंग अनलिमिटेड पावर, जिसके पास अनलिमिटेड शक्ति है, पावर है, वो है ओमनीपोटेंट। और गॉडली मीन टू से, गॉडली किस क्या हो गया? हैविंग डिवाइन, डिवाइन क्वालिटीज है ना, हैविंग डिवाइन क्वालिटीज, मतलब जो है दिव्य गुण जिसके पास होते हैं, क्वालिटीज, उसको हम गॉडली कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर था वो था कि वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह मिलता है, वो ओमनी प्रेजेंट हो गया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनसीएफ 2005 नोट्स, सॉरी इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो एनसीएफ 2005 क्यों कहें? एनसीएफ 2005 notes that English in a multilingual country like India is, ठीक है? तो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है हमारा 2005, वो वो बताता है कि इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, उसके अनुसार क्या है, मतलब अंग्रेजी जो है इन मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया इज, तो भारत जैसे जो है बहुभाषी, मल्टीलिंगुअल जो होता है बहुभाषी देश में अंग्रेजी क्या है? क्या है? लोकल डायलेक्ट, ठीक है? मतलब कि एक स्थानीय बोली, डायलेक्ट बोली होता है, तो बोली को कहते हैं एक स्थानीय बोली है, या फिर ग्लोबल और सेकंड लैंग्वेज, या फिर एक वैश्विक और द्वितीय भाषा है। ग्लोबल वैश्विक हो गया, सेकंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा होगी। और डेट एडमिनिस्ट्रेटिव कोड है, या फिर जो है एक मृत जो है प्रशासनिक कोड है ना, और एन ऑप्शनल रिलीजियस टेक्स्ट है, या फिर जो है एक वैकल्पिक धार्मिक पाठ है। तो साथ ही आपने प्रथम दृष्टया तो आपको पहले ही यहाँ पर पता लग गया होगा कि बी इज द राइट आंसर ना, ग्लोबल और सेकंड लैंग्वेज है। क्या कि जो हमारा शुरू से ही कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र दिया था ना, कोठारी आयोग ने साथ त्रिभाषा सूत्र दिया था, तो त्रिभाषा सूत्र माने तीन लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाई जाएंगी। तीन लैंग्वेज में फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो उसकी लोकल लैंग्वेज होगी, लोकल लैंग्वेज, जिसे हम मातृभाषा भी कह सकते हैं। और अधिकांश लोगों की हिंदी ही जो है मातृभाषा है। बाकियों की अगर है तो फिर उनके लिए हिंदी नहीं है, यहाँ पर लोकल लैंग्वेज और आ जाएगी। और सेकंड लैंग्वेज जो है उनकी, वो इंग्लिश रखी गई है, इंग्लिश रखी गई है, ठीक है? तो सेकंड लैंग्वेज
जो कि ग्लोबल तो है ही और सेकंड लैंग्वेज भी है। तो ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। तो अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान की ओर। आप ध्यान रखिएगा साथियों, जरा सा कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शेयर करके एक फ़ायदा होगा साथियों, कुछ और साथियों को इसका लाभ भी मिल जाएगा, तो अच्छा लगेगा। और सब्सक्राइब आप करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जो है मुझे पता तो लगेगा कि जो है मेरे साथी, मतलब आप लोग इस मेरे चैनल को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। तो तब जा कर के मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि जो है हाँ करना है करके। चलते हैं, अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साथी जो है फाहियान क्या था, एक चीनी यात्री था ना। तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम आया था, 5वीं शताब्दी में। ठीक है भाई, बौद्ध ग्रंथों की खोज के लिए आया था ये फाहियान। ठीक। तो ये तो हमारा मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था, उसके टाइम में आया था। और इसके अलावा और भी एक दूसरा चीनी यात्री आया था साथी, आप लोगों को ध्यान होगा, कई वीडियो में बात हो चुकी है। फाहियान ये है तो उसका नाम हुएनसांग था, हुएनसांग ना, हुएनसांग। तो ये भी कहाँ आया था, ये हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन के काल में जो है भारत आया था, बौद्ध भिक्षु था। और इसने भी नालंदा और आपके नालंदा और आपका एक जो तक्षशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वहाँ अध्ययन किया। इसके अलावा भी एक तीसरा और चीनी यात्री आया है, उसका नाम क्या था, इत सिंह। क्या था, इत सिंह, इत सिंह। इसने भी जो है नालंदा और आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। तो ये तीन चीनी यात्री मुख्य रूप से यहाँ आए हुए थे। चलते हैं, ऑप्शन हमारे निकल के चंद्रगुप्त द्वितीय राइट आंसर। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बहुत प्रसिद्ध नारा है साथियों। जो है किसी ने ये किसने कहा था, तो ये कहा था हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन क्या था, भारत छोड़ो, साइमन कमीशन भारत छोड़ो, इस टाइप से लाला लाजपत राय ने दिया था। ठीक है, बाल गंगाधर का स्वराज मेरे जन्म से अधिकार हो गया। बिपिन चंद्र पाल ने जो है स्वदेशी अपनाओ वो करके नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का और जय जवान जय ये जय हिंद, ठीक है, जय हिंद का नारा दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब नारे दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। फिलहाल हमारा बाल गंगाधर तिलक इज राइट आंसर। चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार क्या है? ठीक है साथियों, तो भारत क्या है, भारत ये हमारा दो, पृथ्वी है, पृथ्वी दो भागों में बटी है। एक हमारा नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव है जहाँ, और वो उत्तरी गोलार्ध है इधर, इधर दक्षिणी गोलार्ध नीचे की ओर हो गया। ठीक, तो हमारा भारत जो है ये पूरा का पूरा उत्तर में है। ठीक, और अगर इसे देशांतर की तरफ से देखें तो ये पूरा का पूरा पूर्व में भी है। ठीक है, ये इधर आपका वेस्ट हो गया और इधर हो गया ईस्ट। ठीक, ऐसी ये हमारी लोकेशन है। अब पूछा जा रहा है कि भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है साथियों, वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से। मैंने बोला कि पूरा का पूरा उत्तर में है, तो इधर भी उत्तर, इधर भी उत्तर। अगर ये ऐसे हमारा भारत दो भागों में बटा होता तो ये अक्षांश इधर उत्तर आ जाता, इधर दक्षिण दक्षिण आ जाता। पर पूरा का पूरा उत्तर में, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ठीक है साथियों, ये और अगर हम इसका देशांतरी विस्तार करें, तो देशांतरी विस्तार में ये आपका ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25। ये देखिए यहाँ पर जो है देशांतर रेखा है, ये हमने कहा था वेस्ट, ये कहा था ईस्ट, यहाँ पर रखा है तो पूर्व में है पूरा का पूरा। तब जा करके यहाँ भी पूर्व, यहाँ भी पूर्व आ रहा है। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक ये देशांतरी विस्तार है, ये अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, लेटीट्यूड एक्सटेंड और ये लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन। अब है क्या, होता क्या है साथियों, एक चीज इसमें यह है कि भारत की मुख्य भूमि पूछा है इनने।
भारत की मुख्य भूमि, अगर हम भारत की मुख्य भूमि यूँ देखें तो एक रफली ये मान लीजिए भारत है, तो यहाँ पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये हमारी मुख्य भूमि है साथियों, ठीक है। ये तो यहाँ पर तक का इसने जो है अक्षांशीय विस्तार बताया। और अगर अगर यहाँ पर जो हमारा लास्ट बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है हमारा, ये बीच में हमारा हिंद महासागर आ गया, तो यहाँ पर जो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, वो हमारा लास्ट बिंदु है, ठीक है, मतलब अंतिम दक्षिण बिंदु। तो अब अगर इसकी अगर वो पूछा जाता है अक्षांशीय विस्तार, तो वो अलग है ना। तो उस इसलिए जो है उसको उसको वो ये आप ये देखना कि जो है अगर यहाँ पर मुख्य भूमि पूछा तो आ जाएगा कश्मीर से कन्याकुमारी, वरना जो है अगर इंदिरा पॉइंट तक आ जाएगा, वरना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसने किया था? तो एक सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे, जयानंद भारती ना। तो इन्होंने इसका गठन किया साथियों, गढ़वाल सर्वदलित परिषद। सर्वदलित आपको दिख ही रहा होगा, सर्वदलित माने सबकी ओर से, दलित माने पिछड़ा हुआ, ठीक है, मतलब जिसका पीड़न होता रहता है, ठीक, वो। तो इसका इन्होंने जो इस परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या था इनका, कि समाज में व्याप्त जो है जो सामाजिक कुप्रथाएं थी, छुआछूत को दूर करना, और दलित समुदाय जो शिल्पकार समुदाय था उसके अधिकारों व उत्थान के लिए जो काम करना इसका उद्देश्य था, जो इन्होंने सर्वदलित परिषद बनाया, ठीक है। एक और चीज़ है कि ये जयानंद भारती का संबंध डोला पालकी से भी संबंधित है। डोला पालकी आपने सुना होगा, डोला पालकी आंदोलन ना साथी। डोला पालकी आंदोलन क्या था? डोला पालकी आंदोलन तत्कालीन समय में ऐसा था कि जो दलित समुदाय था, मतलब पहले जो सवर्ण जातियां थी, उनके द्वारा जो शिल्पकार या दलित समुदाय को दूल्हा दुल्हन जो होती है उनके लिए डोली, मतलब डोला या पालकी का प्रबंध नहीं होता था, उन्हें नहीं ले जाया जाता था दूल्हे को या दुल्हन को डोली या पालकी में, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि अगर किसी इस समुदाय के लोगों की शादी दूर होती थी तो बहुत परेशान होते थे ना। तो डोली भी नहीं होती थी, पालकी होती थी नहीं। तो अब उनमें उन्हें बैठने की अनुमति तो थी नहीं। तो अब मतलब इस अपमान को और जाति व्यवस्था के खिलाफ जो है जयानंद भारती ने आवाज़ उठाई थी। और आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, तब उत्तराखंड तो था नहीं, तो यूपी यूपी में, यूपी का उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है मुकदमा दायर किया उनने, और जिसका ऐतिहासिक फैसला लास्ट में आया और शिल्पकार समुदाय के पक्ष में आया, और उन्हें जो डोला पालकी है उसका अधिकार मिल गया कि बैठेंगे करके। तो ये थे जयानंद भारती साथियों। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आंख बंद करके आप बता सकते हो कि उपराष्ट्रपति होता है साथियों, क्योंकि सिंपल और जनरल क्वेश्चन है, तो बता ही दोगे। 86वां है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार यानी जो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के तहत है कहा गया साथियों? तो अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A के। क्योंकि शिक्षा का अधिकार पहले क्या था? मौलिक अधिकार नहीं था ये हमारा, है ना, मौलिक अधिकार नहीं था। तो देश में जो है साक्षरता दर बढ़ाने और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों का को समान अवसर देने के लिए इसे बुनियादी अधिकार बनाना आवश्यक था। तब जो 86th अमेंडमेंट था, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन था 2002 में, तो उस दौरान इसे जोड़ा गया, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स में स्थान दिया गया। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चे जो है उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का देना एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, उनका। तो ये अनुच्छेद किसे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही देखिए, अभी इस वक्त जो है
रात के 1:13 हो रहे हैं और जो है मैं आपके यहाँ पर वीडियो बनाने के प्रयास में लगा हूँ कि जो है हमारे साथी हैं, आप लोगों को भी जितना मुझे भेजने की वीडियो तैयार करने की ज़िद है, उतनी ही आपको पढ़ने की ज़िद होनी चाहिए, समझने की ज़िद होनी चाहिए। और एक अगर आप सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो उससे जो है बेनिफिट उन साथियों को भी मिलेगा जो अभी तक महरूम हैं मेरी वीडियो से, तो उन तक ही पहुंचाएं, ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि सभी अगर पास हो जाएंगे तो हमारी सरदर्दी एक हट जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है कि हर किसी के लिए जो है टीटी मैंडेटरी रख दिया है, तो जो है उससे वो बच जाएंगे। फिलहाल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी साथियों? फॉरवर्ड ब्लॉक बार बार आपने सुना होगा, आपने जितने पेपर दिए होंगे उसमें बहुत बार पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक किसने की थी, तो ये सुभाष चंद्र बोस थे साथियों, है ना। क्या था कि जब ये फॉरवर्ड ब्लॉक क्या था, ये जब 1939 में साथियों हुआ क्या कि कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है गांधी जी के जो उम्मीदवार थे, पट्टाभी सीतारामैया, है ना, तो उनको हराकर दोबारा जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, कांग्रेस के अध्यक्ष बन गई है कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो इसके बाद कांग्रेस जो वर्किंग कमेटी में गांधी जी के जो समर्थक थे और सुभाष चंद्र बोस के बीच जो है वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए, वैचारिक मतभेद फिर से उत्पन्न हो गए। और गांधी जी और कांग्रेस के कुछ नेताओं के सहयोग न देने के कारण नेताजी ने जो है अप्रैल आपका 1939 में जो है इस पद से, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया अपना, ठीक। तो अब कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी ने कांग्रेस के अंदर ही जो है सभी प्रगतिशील ताकतों को एक मंच पर लाना चाहा, और उसके लिए उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक वो बनाया, संघ बनाया, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक वही था, ठीक। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, तो ऑप्शन जो है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की किस परत को सियाल भी कहा जाता है? तो साथ ही पृथ्वी की 3 परतें हैं ना, 3 परतें हैं, कौन सी? क्रस्ट, मेंटल, कोर, आपके सामने दिख भी रहा है, भूप्रपटी, मेंटल और क्रूड। सबसे बाहरी परत मध्य परत और सबसे अंदर की परत को कहते हैं। अब ये जो पृथ्वी की किस परत को सियाल कहा जाता है, सियाल शब्द क्या है साथियों? सियाल, तो सी आल, ये एक्चुअली जो है दो प्रकार की मेटल्स, इसमें 1+1 मेटल का एक मिश्रण है ये सियाल ना। और वो मेटल से एस आई से बना है सी, आपका सिलिका, सिलिका, ठीक है, सिलिका धातु। और एल से बन गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक। दोनों को मिला के बन गया सिलिका और एल्यूमिनियम, तो उसको कह दिया हमने सियाल। तो सियाल शब्द से सिलिका, तो ये सबसे ऊपरी भाग में रहता है एल्युमिनियम और सिलिका, तो इसे भूप्रकृति, ठीक। अगर बात करते हैं मेंटल की, तो मेंटल को साथियों क्या कहा जाता है? आपका सीमा कहा जाता है, सीमा। इंग्लिश में भी सीमा ही है, हिंदी में भी सीमा है, CSI, ठीक है। फिर सिलिका, सिलिका की जड़ें बहुत मजबूत है, नीचे तक घुसा हुआ सिलिका। और एल्युमिनियम खत्म होने के साथ यह मैग्नीशियम आ गया, सिलिका के साथ मैग्नीशियम आ गया, मैग्नीशियम। तो ये यहाँ का हो गया, ठीक। कौन सा? मेंटल का भाग। मेंटल में कौन सी धातु पाई जाती है? जब सीमा की बात आएगी तो जो है आप सीधे जो है मेंटल, बिना सोचे मेंटल कर दीजिएगा। भू प्रॉपर्टी अगर सियाल की बात आती है तो क्रस्ट को कह दीजिएगा। और अगर कोर की बात आती है तो इसे निफे कहते हैं साथियों, निफे, ठीक है। तो अब क्या है, निफे यहाँ पर जो है आपका निकेल, NI से क्या हो गया? NI से हो गया निकेल, ठीक है, NIC के लिए निकेल हो गया। और प्लस जो है फे, फे मतलब Fe, फे, फे मान, Fe माने फेरम कहते हैं। फेरम किसको कहते हैं? लोहे को कहते हैं, आयरन का, आयरन को साइंटिफिक नेम है फेरम, ठीक है। ये जैसे आपने सुना होगा फेरस ऑक्साइड, ठीक है, इस तरीके से आयरन ऑक्साइड ना करके फेरस ऑक्साइड कह देते, तो वो लोहा ही है। तो उससे जो है निफे बना है, NiFe, निकेल और फेरम, यानी कि लोहा और निकेल, ठीक। तो ये क्रूड में होता है, ठीक। तो अभी पूछा है हमसे जो है सियाल कहाँ पाया जाता है, तो सियाल भूप्रकृति यानी कि क्रस्ट में पाया जाता है, तो राइट आंसर इज ए। अगला प्रश्न साथी, उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा है? तो उत्तराखंड का राज्य खेल आप सभी जानते हैं कि फुटबॉल है साथियों। 2011 में
फुटबॉल को राज्य खेल की घोषणा कर दी गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री लेट जो हमारे श्री भुवन चंद्र खंडूरी जी हैं, भुवन चंद्र खंडूरी, उन्होंने जो है घोषणा की थी कि फुटबॉल हमारा राज्य खेल हो। और इसे राज्य खेल क्यों बनाया गया उस समय, ताकि जो है राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके, है ना, इसलिए दिया गया। बाकी हॉकी तो इंडिया का है ही, आपको पता ही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विज्ञान में किस प्रकार का मूल्यांकन उपकरण है? तो अगला प्रश्न साथियों, क्विज सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार का मूल्यांकन का उपकरण है? तो क्विज तो आप जानते ही हैं। तो क्विज जो है मतलब अध्ययन प्रक्रिया के दौरान जो है छात्रों की समझ को जांचने का एक एक मतलब रचनात्मक उपकरण है, समझ सकते हैं। क्या है? रचनात्मक उपकरण, या आप कह सकते हैं सक्रिय उपकरण है, सक्रिय एक्टिव टूल है। ठीक है, एक एक्टिव टूल है, और जो शिक्षकों और छात्रों को तुरंत फीडबैक भी देता है। ठीक, कितना बताया आंसर, कितना बताया, तुरंत बताता है, एक तरीके का एक्सटेम्पोर होता है क्विज ना। तो जो है उसी समय फीडबैक भी दे दिया जाता है ताकि उसमें सुधार हो सके और समस्याओं का निदान भी हो सके। तो रचनात्मक और निदानात्मक दोनों है कौन? क्विज। ठीक है, तो ये सामाजिक विज्ञान में इसका मूल्यांकन का उपकरण है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट साइंस से हैं। तो लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है साथियों? तो ये किसे कहा जाता है? देखो थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड से इंसुलिन का काम जो है शुगर को कंट्रोल करना है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। ठीक है, तो ये सब के लिए होता है। एस्ट्रोजन बात करते पहले, एड्रीनलिन। ठीक है, लड़ो या उड़ो जो है एड्रीनलिन हार्मोन जो है इसके लिए जिम्मेदार है साथियों। तो ये हार्मोन जो है, जो एड्रीनलिन ग्रंथि होती है हमारी, एक एड्रीनलिन ग्लैंड ना, तो कहाँ होती है वो? मतलब यहाँ पर दोनों किडनी है हमारी, किडनी के ऊपर होती है ये। ठीक है, ऐसे करके ट्राइंगल शेप्ड में होती हैं, किडनी से लगी हुई। तो इन्हीं को हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि। तो इसी की में ये हार्मोन होते हैं, इसे स्राव करते हैं, यही ग्रंथियाँ जो है इसका स्राव करती हैं, एड्रेनलिन का। ठीक, तो अब है क्या कि इस इनका जब जब भी कोई मानसिक तनाव होता है, ठीक, जो मेंटल स्ट्रेस होता है, या जो है कोई डर या आपातकालीन स्थितियाँ आती हैं, तो ये जो हार्मोन है इस शरीर को तुरंत एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो और एक्टिवेट करने के साथ साथ उसका रिस्पॉन्स देने के लिए भी तैयार कर देता है, प्रतिक्रिया तुरंत देता है ना, रिएक्शन देने के लिए। तो और दिल की धड़कन और जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है इसको भी बढ़ा देता है कौन? एड्रेनलिन हार्मोन। तो ये होता है। बाकी बात करते हैं थायरोक्सिन की। तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है और शरीर के जो है मेटाबॉलिज्म को जो है नियंत्रित करता है, कौन? ये थायरोक्सिन। थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म को जो है नियंत्रित करता है, उपापचय दर जो होती है मेटाबॉलिज्म। ठीक, और इंसुलिन आपने जानते हैं पैंक्रियाज ग्रंथि है, जो पैंक्रियाज ग्रंथि से जो है इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ठीक, और क्या नाम कहते हैं, जो ब्लड में हमारा शुगर होता है उसको कंट्रोल करता है। और एस्ट्रोजन की अगर बात करें तो एस्ट्रोजन क्या है, एक मतलब महिलाओं में जो है, महिलाएं जो होती हैं उनमें एक सेक्सुअल हार्मोन होता है, ये सेक्सुअल हार्मोन। ठीक है, तो जो कि जो है आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस को के विकास में जो है मदद करता है, प्रजनन प्रणाली के विकास में मदद करता है। तो फिलहाल हमारा लड़ो या उड़ो कौन है? एड्रेनलिन। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो ट्रांसपीरेशन होता है उसकी दर को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो हम देखते हैं साथियों, जो है बैरोमीटर होता है। तो हमारा तो बैरोमीटर किसको नापता है? वायुमंडलीय दबाव को, वायुमंडलीय दाब जो होता है उसको नापता नापता है, एटमोसफेयर प्रेशर को। ठीक है, अगर हाइग्रोमीटर को देखें तो हवा में मौजूद नमी नमी को नापता है, आर्द्रता को हवा में। और लैक्टोमीटर दूध से, ऐसा लैक्टोमीटर के बारे में बोला था मैंने कि कहाँ मापता है, तो पर दूध की शुद्धता को नापता रह गया फोटोमीटर। तो फोटोमीटर इज द राइट आंसर। फोटोमीटर से हम क्या करते हैं, आपका ये पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापते हैं साथियों। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा होता है? सर्वग्राही कहा है, सर्वग्राही, ठीक है। सर्व माने सबसे, ग्राही माने ग्रहण करने वाला। तो ग्राही, ग्रहण करने वाला जो रक्त समूह है वो कौन सा है साथियों? ये चार ही हमारे पास होते हैं रक्त समूह, ठीक है। ओ, ए, बी और ए बी, ये चार हमारे पास ब्लड ग्रुप होते हैं। इनमें भी प्लस और माइनस होते हैं। आर एस फैक्टर जिसका जो होता है, आर एस फैक्टर के कारण जो है ये हो जाते हैं प्लस और माइनस, ठीक। तो अब इनमें सर्वग्राही कहा है तो सर्वग्राही होता है हमारा ए बी ना। ए बी जो है सब मतलब आपका यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है साथियों, ठीक। क्योंकि इसके इसके जो हमारा खून होता है, खून में प्लाज्मा जो होता है, इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन द ए बी ब्लड ग्रुप, इन ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक। तो इस कारण जो है किसी भी समूह से जो है खून ले सकता है, ठीक है। और इसी के उल्टे ओ जो होता है, ये सर्वदाता होता है साथियों, सर्वदाता, ठीक है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर कह सकते हैं इसे, यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर होता है, इसे डोनर क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो आरबीसी है, ठीक है, इसकी आरबीसी में जो है कोई एंटीजन नहीं आता, एंटीजन। वहाँ एंटीबॉडी, इसके पास एंटीबॉडी नहीं होती और इसके पास एंटीजन नहीं होता, ठीक है। इसलिए जो है ये दे सकता है सबको और ये ले सकता है सबसे, समझ में आया? तो ये तो इस ब्लड ग्रुप में सर्वग्राही कहते हैं, बस ये इसको समझ लीजिए। और डोनर की बात आएगी तो ओ को समझ लीजिए, ठीक है। अब इसमें भी बिल्कुल विशुद्ध अगर माना जाए तो ए बी निगेटिव है और इधर जो है ना पॉजिटिव है, और जो है इधर ओ निगेटिव है। सर्वग्राही सभी को दे सकता है, ठीक। इसके बाद साथियों करते हैं बात, विद्युत बल्ब का फिलामेंट यानी कि तंतु किस धातु का बना होता है? तो साथियों विद्युत बल्ब जो है बहुत गर्म हो जाता है, आपने देखा होगा हाथ में पकड़ के बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर मतलब ये लगाओ कि जिसका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो जिस धातु का ना, तो वही क्या होगा, वही ये बन सकता है ना। एक मिनट साथियों, स्क्रीन भी हिलते रहती है इसमें। तो तांबा जो है, तांबा इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट यूज्ड इन ओनली वायर्स, ठीक है। इसका जो है इतना आपका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई नहीं होता कि इसे हम फिलामेंट के लिए यूज़ कर लें। लोहा है लेकिन लोहा भी बहुत कम है। नाइक्रोम ये सबसे कम इसके बाद, फिर उसके बाद ये, फिर ये नाइक्रोम है ना। नाइक्रोम भी है जो हीटर और प्रेस में यूज़ हो जाता है, लेकिन जो है फिलामेंट में यूज़ नहीं हो पाता, क्योंकि फिलामेंट को यूज़ होने के लिए 2500 से 3000, 2500 टू 3000 डिग्री सेल्सियस की जो है मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए कम से कम। तो इसका इससे कम है, 1400 1500 कुछ ऐसे ही है, तो वो होता है। और जो टंगस्टन है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, ये बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला है, 3422 डिग्री सेल्सियस इसका जो है गलनांक होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट तो उतने पर जो है ये गलेगा। तो इस वजह से क्या होता है, ये अत्यधिक बहुत गर्मी में भी पिघलता नहीं है। कौन? जो हमारा आप तंतु देखते होंगे ना, तंतु देखते होंगे बल्ब के अंदर, ये इस टाइप से एक तंतु निकलता है जो जलता है, फ्यूज यही होता है, इसी को हम फिलामेंट या तंतु कहते हैं, फिलामेंट। तो यही होता है टंगस्टन का बना हुआ साथियों ना। इसमें उच्च प्रतिरोधकता भी होती है, ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, और जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, जिससे जो है बिजली जो है प्रवाहित होने पर ये अत्यधिक गर्म होकर प्रकाश पैदा कर देता है, प्रकाश में बदल जाता है, ठीक है। क्या नाम कहते हैं, ये क्या किस में बदल जाता है? प्रकाश में, ठीक। तो इसलिए जो है टंगस्टन यहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती हैं? शांता के कारण। तो शांता के कारण, शांता है क्या? शांता तो साथियों क्या है कि जो जो लिक्विड्स होता है, लिक्विड्स में बहने का विरोध जो करता है, इनके बहने का विरोध रोकता है जो बहने से, उसको हम शांता बल कहते हैं। शांता मतलब एक फोर्स होता है समझ लीजिए, ठीक है। मतलब आंतरिक उसका घर्षण बल होता है। तो उस वो तो हो नहीं सकता, बूंदे गोलाकार उससे होती नहीं है, उससे तो और भी
बिखरेंगी, वो कहीं पर भी बिखरेंगी ना। अब आता है पृष्ठ तनाव के कारण, ये बिल्कुल सही है। सरफेस टेंशन जो होता है ना, सरफेस टेंशन, इसके कारण जो होता है वो क्या, द्रव क्या होता है, गोल होने लगता है। ठीक है साथियों। तो मतलब क्या है कि इसका एक जितने भी किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ होते हैं, ये सिकुड़ने लगते हैं, सिकुड़ते हैं अंदर की ओर। ठीक है, इस सरफेस टेंशन की ओर। और ऐसे करके गोल, एक गोल हो जाता है, गोल रूप ले लेता है। क्योंकि क्या होता है कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सबसे कम होता है ना, तो इसीलिए गोलाई में भी पृष्ठीय तनाव जो है इसका बना होता है। तो इसीलिए पानी की बूंदें जो सिकुड़ कर गोल आकार ले लेती हैं। अब बात करते हैं वायुमंडलीय दाब के कारण। तो वायुमंडल, तो ये चारों तरफ की हवा द्वारा लगाया जाने वाला दबाव है, इससे तो गोलाई का मतलब ही नहीं होता। और गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण होती तो है, लेकिन जो है उसके बाद यहाँ पर से ही चपटी हो जाते हैं, ये भी नहीं है। मेन चीज़ है पृष्ठ तनाव ही। ठीक है, जिसके कारण जो है पानी की बूंदें गोल हो जाती हैं। कोई भी बूंदें, वर्षा की बूंदें ही नहीं, पानी की बूंदें भी। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क शेल यानी कि ड्राई सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा? तो साथियों इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, मतलब जो हमारा ड्राई सेल होता है उसके अंदर जो है रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। और जब इस सेल को जो उपयोग किया जाता है तो वही जो केमिकल एनर्जी किस में बदलती है, चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, उसमें मतलब विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। ज़्यादा डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहा हूँ साथियों, अब 2 बजने वाले हैं रात के, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा सोऊंगा। उसके बाद अगला सवाल है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो साथियों जो अल्टीमीटर होता है, ठीक है, अल्टीमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है? नहीं मापी जाती है। क्यों? क्योंकि इससे जो है समुद्र लेवल से जो ऊपर हवाई जहाज उड़ता है, ठीक है, ये हवाई जहाज हमारा यहाँ, तो ये कितनी दूरी पर है, हाइट कितनी है इसकी समुद्र तल से, इसको मापने के लिए जिस टूल का यूज किया जाता है वो होता है अल्टीमीटर। ठीक है, अब आते हैं फैथोमीटर की। तो फैथोमीटर क्या था साथियों, ये भी एक टूल है, ये भी एक उपकरण है। इसका उपयोग क्या किया जाता है, मतलब ध्वनि तरंगें भेजकर समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। मान लो ये फैडोमीटर, ये आपका फैथोमीटर है। ठीक है, इसमें एक 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 टूल होता है, इसका ट्रांसड्यूसर कहते हैं उसे, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो इससे जो है इससे क्या होता है कि इस उपकरण से सबसे पहले के मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बनाया जाता है। पहले ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बनाता है आपका ये फैडोमीटर। फैडोमीटर ने इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाया और इसने उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को क्या किया, हाई फ्रिक्वेंसी वाली अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक साउंड में तब्दील कर देता है इसे। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड में, अल्ट्रासोनिक साउंड मतलब कि जिसकी क्या है, 20,000 हमने पढ़ा था ना, 20,000 जो है हद से ऊपर, या जो चमगादड़ों में पाई जाती है, चमगादड़ों में और किसमें, व्हेल मछली हमने बात की थी पहले, तो उनमें होती है ये चीज़, जिससे चमगादड़ कहीं टकराते नहीं है, इको होकर के साउंड वापस उनके पास आता है। तो वही अल्ट्रासोनिक साउंड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो वो ध्वनि तरंगों में बदल जाती है। ठीक है, और समुद्र तल की ओर छोड़ दिया जाता है उसे, नीचे को समुद्र तल की ओर छोड़ दिया जाता है। ये समुद्र है, ये निचला पार्ट है तल। यहाँ पर, यहाँ पर जिस भी चीज़ से वो टकराती है, पत्थर हो कुछ और चीज़ हो ना, उसे टकरा करके फिर वो वापस आती है, वही आती है। तो अब है क्या ये, मतलब जो जाती है 1500 के, 1500 जो है मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाती है, मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। ठीक, और उसी फिर उसके बाद उसी स्पीड से वापस भी आती है। तो अब इसको, इसका जो मीटर वो निकालने का, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, तो वो क्या है, जो उसकी गति थी, ठीक है, गुणा समय, कितना समय लगा, ठीक है, और उसे डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब मान लीजिए 1500 के हिसाब से गई है, तो गति हो गई तुम्हारी कितनी, आपका कुछ भी लगा लो, मान लो ऐसे सिंपली 4,000
मीटर प्रति सेकंड गुणा समय लगा उसे 2 सेकंड, तो बटे दो, तो 2 से 2 कट गया, 4,000, 4,000 मीटर तक, यानी कि 4 किलोमीटर की, 4 किलोमीटर उसका डिस्टेंस हो गई। तो यही है, इस तरीके से एक मतलब मतलब एग्जैक्ट जो है निकाल दिया जाता है। ठीक है। और बाकी हाइड्रोमीटर है, इसका मैंने कहा था कि जो है जो आपका किसके लिए था, और द्रवों का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है ना, उसको मापने के लिए। और जो मैनोमीटर होता है, इसका उपयोग जो है द्रव का दाब मापने के लिए किया जाता है। फिलहाल जो है समुद्र की गहराई मापने के लिए बैरोमीटर की यूज होता है, तो यहाँ पर बैरोमीटर हो गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल या ब्रास किन धातुओं का मिश्रण धातु है? पीतल एक मिक्स धातु है ना, आपको पता है। जैसे जैसे जो है का ये कांस्य है, कांस्य भी एक मिश्र, ब्रॉन्ज जिसे कहते हैं वो भी एक मिक्स धातु है। स्टील जो है एक मिक्स धातु है। ठीक है, अलग अलग धातुओं से बनी हुई। तो पीतल किन धातुओं का मिश्रण है कहा जा रहा है? पीतल किसका साथ है? पीतल है आपका तांबा और जस्ते का। ठीक है, तांबे और जस्ते का मतलब जिंक, जिंक का। तो कॉपर और Cu, कॉपर और जिंक का जो है जस्ता इससे बनता है आपका ब्रास, पीतल। ठीक है। तांबा और टिन भी दे रखा है, इससे जो है क्या बन जाता है, इससे आपका कांसा पाता, कांस्य, कांस्य पदक जो देते हैं वो इसी से बनता है। उसके बाद लोहा और कार्बन से बन जाता है स्टील। ठीक है, तांबा और शीशा से तो कुछ नहीं बनता है। तो ये इसका सही उत्तर हो गया साथियों, तांबा और जस्ता राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो जब जिप्सम को साथियों 100 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करते हैं ना, तो वो अपने जल के अणुओं को मतलब जो 3/4 भाग है उसका, उसको खो देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है। यही इसका आ गया ऑप्शन ए राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है, बायोगैस या गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है साथियों? इसमें हम मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लगभग 55 से 75% तक मीथेन गैस होती है। गोबर गैस या बायोगैस कह सकते हो, उसमें 55 से 75%, 55 to 75% मीथेन गैस होती है। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें CO2 भी होती है 25 से 45%। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 45% तक। ठीक। और बहुत कम मात्रा में, बिल्कुल बहुत कम मात्रा में इसमें आपका नाइट्रोजन होता है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन होता है, उसके बाद जो है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ऐसी गैसें होती हैं बहुत कम मात्रा में, और बहुत ही सुरक्षित तरीका है, स्वच्छ तरीका है, पर्यावरण अनुकूल का ईंधन है। इसका उपयोग हम खाना बनाने और बिजली उत्पादन में करते हैं, या किया जाता है, या कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये था। और आज की वीडियो में इतना ही साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय चैनल। ठीक है, थैंक यू एंड गुड नाइट साथियों।